गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आज प्रोनाउन का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले के 2 क्लासेस में प्रोनाउन पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा था एंड प्रोनाउन पार्ट 2 में अलग अलग रूल्स देखे थे। सो इसी का आज कंटिन्यूएशन रहेगा। इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, CRPF, BSF, ITBP, SSB का एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर रेलवे के एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, तो ये जो सीरीज है सिलेक्शन सीरीज, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हर रोज 8 बजे किसी एक सब्जेक्ट का वीडियो रिलीज किया जाता है, तो आपको देखना है एंड अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोनाउन का पार्ट। ठीक है, ऑल यानी क्या होता है? सब। तो ये भी एक प्रोनाउन है। ओके, जब ऑल शब्द का प्रयोग किसी पर्सन के लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, तब उसके बाद क्या यूज किया जाएगा? हु का प्रयोग हो सकता है या दैट का प्रयोग हो सकता है। यानी ऑल का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, पर्सन को यानी व्यक्ति को डिनोट करेगा, तब उसके तुरंत बाद हु या दैट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ना कि हुम का एंड विच का। ऑल के बाद हुम एंड विच का प्रयोग दिखता है तो समझ जाना है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ तो एरर है। देखते हैं सेंटेंस। ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। वो सभी जो इस कार्य को करने के लिए उत्सुक है, वो सभी ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट है। और एक चीज हमने कुछ दिन पहले जो हमारा लास्ट प्रोनाउन का क्लास था उसमें पढ़ी थी कि हु का प्रयोग ना सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, तो हु के तुरंत बाद क्या यूज किया जाता है? वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। ऑल हु आर इंटरेस्टेड, वो सभी जो उत्सुक है। अब ऑल दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट, तो यहाँ पर हु का भी प्रयोग सही है, दैट का भी प्रयोग सही है। लेकिन ऑल के बाद हुम का प्रयोग, अब हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना। विच क्या है? सिलेक्शन का सेंस देता है, चुनाव का सेंस देता है। तो ऑल हुम इनकरेक्ट है, या ऑल विच आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, ये भी आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए हो रहा है तो उसके तुरंत बाद हु या दैट का प्रयोग हो सकता है, एंड हु सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसलिए इसके तुरंत बाद हम वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई होप एक एक धीरे धीरे सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। अब अगर ऑल शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हुआ तो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हुआ तो भी रूल सेम है। कैसे? तो फिर दैट का प्रयोग होगा, हु का नहीं होगा। क्यों हु का नहीं होगा? क्योंकि हु का प्रयोग इंसानों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ना कि वस्तु, ऑब्जेक्ट या थिंग्स के लिए। तो ऑल का प्रयोग अगर किसी वस्तु के लिए हुआ है तो उसके बाद दैट का प्रयोग हो सकता है। ओके, अब वस्तु है तो हु इंसानों के लिए नहीं, हुम तो हु का ही ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी नहीं आएगा, और विच का जो सेंस होता है वो चुनाव का होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है जरूरी नहीं कि वो सोना हो। ठीक है, कुछ और मेटल भी हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक इडियम है, ये एक कहावत है। ओके, सो विच का प्रयोग नहीं होगा। ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए भी किया है तो भी ऑल के बाद विच नहीं आएगा। सो सेंटेंस 1 करेक्ट है एंड दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो, ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो भी दैट का प्रयोग होगा। लेट्स सी। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट। वो सारे पैसे जो मैंने उसको दिए थे वो खर्च हो गए। हैज स्पेंट यानी क्या? उसके द्वारा खर्च हो गए। ठीक है, जो भी है। ऑल द मनी दैट आई गेव हर, यहां पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे।
all the money which I gave her has spent. That का प्रयोग ज्यादा बेटर है यहाँ पर which से. Okay, next one is I like all those flowers. अब अगर इसको ऐसे लिखे तो I like flowers. मुझे फूल पसंद है. I like flowers यानी मुझे फूल पसंद है, लेकिन मुझे ना वो वाले फूल पसंद है. मुझे जो फूल पसंद है उस फूल की विशेषता क्या है? मुझे ऐसे ही कोई भी फूल पसंद है क्या? नहीं, मैंने कहा दोज फ्लावर्स. अब यहाँ पर दोज क्या है? वह या वो वाले फूल पसंद है. तो फूल की विशेषता कौन सी है? वो वाले फूल, ऐसे कोई भी एरे गहरे फूल नहीं. दोज जो शब्द है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है इस सेंटेंस में. आई लाइक फ्लावर्स ये भी सेंटेंस सही है, मुझे फूल पसंद है, लेकिन मैंने बोला कि मुझे वो वाले फूल पसंद है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर भी आपका प्लूरल यूज हुआ है. ओके, आई लाइक दोज फ्लावर्स. आई एंजॉयड ऑल दैट ही सेड. मैंने आनंद लिया, मैंने मजे किए. किस बात का? या मुझे अच्छा फील हुआ, मैंने एंजॉय किया. क्या एंजॉय किया? उसने जो जो कहा ना वो सब मैंने एंजॉय किया. अब उसने जो जो कहा वो सब कोई काउंटेबल चीज है क्या? नहीं है. ठीक है, उसने जो जो कहा वो कोई काउंटेबल चीज है नहीं, अनकाउंटेबल चीज है. उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ है. आई एंजॉयड ऑल दैट ही सेड. उसने जो कहा वो सब मैंने एंजॉय किया. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी दैट का प्रयोग होता है. ऑल द पेन्स दैट आई गेव हिम आर न्यू. वह सारे पेन जो मैंने दिए थे वो सारे कैसे थे? न्यू थे. ठीक है, ऑल द पेन्स विच आई गेव हिम आर न्यू. सो यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं आएगा. ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अनेक वचन हो, गिन सकते हो, ऐसा कोई शब्द आया हो नाउन, तो उसके बाद आप दैट का प्रयोग कर सकते हो. विच की आवश्यकता नहीं है. अब आते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउंस का क्या रिश्ता बन रहा है. आफ्टर यानी इसके बाद, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, द फ्यू, द लिटिल, इनके बाद दैट का प्रयोग होता है, ना कि हु, विच एंड हुम का. लेट्स सी. माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड. मेरे पिताजी ने उनके पास जो है ना वो सब दिया. एवरीथिंग दैट ही हैड, दैट यानी वो सब जो उनके पास है. तो यहां पर भी हु एंड हुम तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हु पर्सन के लिए होता है एंड हुम हु का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. विच चुनाव के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, और यहाँ पर दैट ज्यादा सूट करता है. माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड. मेरे पिताजी ने मुझे वो सब दिया है जो उनके पास है. सॉरी, था. क्यों था? क्योंकि ही हैड बोला है इसलिए. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स है. इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर द ओनली आया है, द फ्यू आया है, उसी से रिलेटेड. दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे. ये एकमात्र पेन है जो मैंने कल खरीदी है. दिस इज द ओनली पेन दैट. द ओनली, एवरीथिंग, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं आपके? इनडेफिनाइट प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं. दिस इज द ओनली पेन विच आई बॉट यस्टरडे. सो इसके तुरंत बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, विच का नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट. ही हैज रेड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम. उसने थोड़े किताबें पढ़ी. He has read the few books that I gave him. यानी मैंने उसको जितने भी थोड़े बहुत किताबें दिए थे. क्यों ऐसा सेंस आया? क्योंकि द फ्यू आया है इसलिए. वो उसने पढ़ लिए. ठीक है,
that I gave him, which I gave him. Next one, when the verb is clear, that is used after the same and noun. अब ये क्या चीज है? the same का मीनिंग होता है बिल्कुल वैसा ही, उसी प्रकार का, उसी टाइप का, ठीक है. सो द सेम इस फ्रेज के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, द सेम इस फ्रेज के बाद नाउन आता है एंड यहां पर अगर वर्ब यानी क्रियापद क्लियरली दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो? दैट का प्रयोग कर सकते हो. कब? व्हेन द सेम प्लस नाउन के बाद अगर वर्ब क्लियर हो तो दैट का प्रयोग किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी. मैंने किसी इंसान को देखकर बोला ये वही आदमी है, ये सेम वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया था. ठीक है, ओके. अब चेक करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है. द सेम आया, यस. फिर उसके बाद नाउन आया, यस. द सेम प्लस नाउन के फॉर्मेट में अगर वर्ब क्लियर है, डिसीव्ड क्या है? धोखा दिया. डिसीव वर्ब टाइप 1, डिसीव्ड वर्ब टाइप 2 हो गया, धोखा देना. द सेम प्लस नाउन आया है और ये है आपका वर्ब. द सेम प्लस नाउन वाले कॉम्बिनेशन में अगर वर्ब क्लियरली मेंशन है तो दैट का प्रयोग किया जा सकता है. दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी. ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया. दिस इज द सेम मैन. वर्ब क्लियर है ना, यहाँ पर एज की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर दैट लगाइए और सेंटेंस ठीक हो जाएगा. अब अगर इसका रिवर्स हुआ तो, इसी रूल को रिवर्स किया तो, इसी रूल को रिवर्स किया यानी द सेम आया है सेंटेंस में, उसके बाद नाउन आया है, लेकिन नाउन के बाद वर्ब जो है सेंटेंस में स्पष्टता के साथ दिया नहीं है. उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में आपको एज लगाना होता है. वर्ब रहता है लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है, इम्प्लाइड रहता है, या माना जाता है कि वहां पर वर्ब है, गर्भित है बोला जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. whereas when the verb is unclear, जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो, कब? इस वाले फॉर्मेट के बाद द सेम प्लस नाउन आया है, उसके बाद अगर वर्ब स्पष्टता के साथ दिया नहीं है तो दैट का नहीं, एज का प्रयोग करना है. दिस इज द सेम पेन. द सेम आया है, यस. उसके बाद नाउन आया है, इसके बाद कहीं वर्ब दिखाई दे रहा है क्या? कैन यू सी द वर्ब? दिस इज द सेम पेन. दैट माइन नहीं लिखोगे, एज माइन लिखोगे. एंड इसी सेंटेंस में वर्ब लिखा हुआ है. कैसे? ये सेंटेंस पूरा एक्चुअली ऐसे है. दिस इज द सेम पेन एज माइन इज. ये इज क्यों दिया नहीं है? ये इज इसलिए नहीं दिया है कि वो अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, जिसको हिंदी में बोला जा सकता है गर्भित है. समझ कर ही समझ लेना है, स्पीकर को बोल रहा है तो, या रीडर को कोई अगर रीड भी कर रहा है तो. ठीक है, ओके. दिस इज द सेम पेन एज माइन इज. नेक्स्ट इज दिस इज द पेन. ठीक है, द सेम आया है, उसके बाद नाउन आया है, वर्ब क्लियर नहीं है, हमें पता है लेकिन सेंटेंस में दिया नहीं है, तो दैट का प्रयोग नहीं होगा. दैट का प्रयोग तब होगा जब द सेम प्लस नाउन के बाद वर्ब स्पष्ट तौर पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया था, द सेम नाउन एंड वर्ब क्लियर दिया था, तब हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं. अगर नहीं दिया है क्लियरली तो फिर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर हम एज का प्रयोग कर सकते हैं. अब क्या है ये रूल? प्रीपोजिशन के बाद विच या हुम का प्रयोग हो सकता है. हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है, हुम ऑब्जेक्ट है, एंड विच का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है. ठीक है, देखते हैं. दिस इज द स्टूडेंट टू हुम आई हैव टॉट इंग्लिश. यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पिताजी हैं, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि दिस इज द स्टूडेंट. पिताजी, ये मेरा विद्यार्थी है जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया है. ठीक है, ये इसका कुछ ट्रांसलेशन होगा.
ओके, चेक करते हैं प्रीपोजिशन के बाद विच या हुम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, एंड विच जो है उसका भी प्रयोग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। दिस इज द स्टूडेंट, टू कौन क्या है आपका, टू प्रीपोजिशन है। दिस इज द स्टूडेंट टू हुम आई हैव टॉट इंग्लिश, ये वही विद्यार्थी है जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। दिस इज द होटल, इन क्या है, इन भी तो प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ पर होटल के लिए हुम का प्रयोग तो नहीं कर सकते हो, हुम का प्रयोग इंसानों के लिए होता है ना, लेकिन जगह बतानी है तो आप विच का प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। दिस इज द होटल, मैंने होटल को देखकर किसी को बताया ये वही होटल है। इन विच आई स्टेड 1 year बैक, ये वही होटल है जहां पर मैं 1 साल पहले रुकी थी, ठीक है। ओके, सो ये भी सेंटेंस करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रीपोजिशन प्लस दैट का कॉम्बिनेशन जो है वो इनकरेक्ट माना जाता है। देखते हैं, दिस इज द स्टूडेंट, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, आपको यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज द स्टूडेंट टू दैट आई हैव टॉट इंग्लिश, रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज द स्टूडेंट टू हुम चाहिए था। दिस इज द होटल इन दैट इन विच आई स्टेड। नेक्स्ट वन, अब ये आपको सबको पता है ना, क्या, द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, है ना। हमने ये आर्टिकल वाले क्लास में आगे पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव वाले क्लास में तो इस सेम रूल को हमने पढ़ा था कि ये एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी पहाड़ी वाले एरिया में जितना जितना ऊपर ऊपर आप जाते हो उतना उतना ज़्यादा आपको ठंडक फील होगा, ठीक है। यानी कोई चीज़ जितने के मात्रा में हो रही है उसी के मात्रा में कोई और घटना भी घटित हो रही है, कुछ इस टाइप का सेंस दिया जाता है, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान की भूख ज़्यादा लगेगी, जितना उतना वाला ये जो सेंस होता है ना वो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, यानी जितना अधिक हमको मिलेगा उतना ही अधिक हमको चाहिए रहेगा। इस वाले स्ट्रक्चर में कहीं पर भी दैट का प्रयोग नहीं है, ना तो फर्स्ट वाले पार्ट में है यानी फर्स्ट क्लॉज में है और ना ही सेकंड वाले पार्ट में है। तो अगर आपको यहाँ दैट दिखता है तो भी गलत है, यहाँ दैट दिखता है तो भी गलत है, जितना उतना वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। तो अगर इसको देखना है तो आप देख सकते हो, ये प्रोनाउन का भी क्वेश्चन बना सकता है, ये आपका कंजक्शन का भी क्वेश्चन बना सकता है, ये आपका सब व्हाट इज इट कंपेयर डिग्री का भी क्वेश्चन बना सकता है, ये आपका आर्टिकल का भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। द मोर दैट, यहाँ पर दैट की कोई आवश्यकता नहीं है। द मोर वी गेट द मोर दैट वी वॉन्ट, द मोर दैट वी गेट द मोर दैट वी वॉन्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन रॉन्ग है, यहाँ पर कहीं पर भी दैट नहीं आता है। द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट। नेक्स्ट वन इज द इज यूज्ड बिफोर द नाउन used, oh, the is used before the noun, used before relative pronoun and not, ठीक है। the is used before the noun, used before the relative pronoun, ये relative pronoun है आपका that, ठीक है। इसके पहले ये टेबल एक नाउन है, ठीक है, और इसके पहले हमने क्या यूज किया है, इसके पहले हमने पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है। तो रूल क्या कह रहा है, रूल ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यानी इसके पहले जो नाउन आया है, इस नाउन के पहले यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज होगा। फिर क्या यूज होगा, फिर यूज होगा आर्टिकल द, ठीक है। योर टेबल दैट यू बॉट यस्टरडे इज ब्लैक, आपका टेबल जो कि आपने कल लिया था वो काला है, काले रंग का है। सो योर टेबल नहीं होगा, सेंटेंस सही से क्या बनेगा, द टेबल दैट यू बॉट
द टेबल यू बॉट yesterday is black. बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा. द टेबल दैट यू बॉट yesterday is black. वह टेबल जो आपने कल लिया था वो काले रंग का है. यहाँ से सीखना क्या है, रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन है तो उसके पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा. क्या लगेगा, द टेबल यानी द आर्टिकल लगेगा. नेक्स्ट वन इज, अगला रूल है इफ whom and which is used after a preposition. यानी प्रिपोजिशन के बाद अगर whom या which का प्रयोग हुआ है, इन क्या है, प्रिपोजिशन है. प्रिपोजिशन के बाद whom या which का प्रयोग हुआ है, then preposition is not used after whom and which. इस केस में whom and which के बाद में फिर प्रिपोजिशन नहीं आएगा. whom and which के बाद में प्रिपोजिशन नहीं आएगा. रूल क्या कह रहा है, प्रिपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन whom या which के पहले अगर प्रिपोजिशन आया है तो इसके बाद प्रिपोजिशन नहीं आएगा. ठीक है, पढ़ते हैं. दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स इन. ये वही घर है जिसमें वो रहती है. अंदर, ये और बताने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये वही घर है जिसमें वो रहती है. ठीक है, जिसमें वो, ये सेंस इन विच से आ चुका है. फिर और एक बार अंदर वर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ना तो ये ग्रामेटिकली सही है, ना ही ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सरल या स्पष्ट अर्थ दे रहा है. इट इज़ क्रिएटिंग एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी क्या होता है, एक ही बात से अनेक अर्थ निकलना. सो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है. प्रिपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन विच के पहले इन आया है, नो नीड टू राइट प्रिपोजिशन हियर. दिस इज द हाउस इन विच शी लिव्स, करेक्ट है ये. नेक्स्ट वन इज एंड इज नॉट यूज्ड बिटवीन एंटेसिडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका एंटेसिडेंट हो गया, एंड इसके पहले एंड की कोई आवश्यकता नहीं है. He is Binay and who is my brother. ये बिनय है जो कि मेरा भाई है. ये बिनय है एंड जो कि मेरा भाई है. ऐसे नहीं होता है ना, ये बिनय है और जो कि मेरा भाई है. नहीं, ये बिनय है जो कि मेरा भाई है. ठीक है, सो यहाँ पर एंड जो है वो अनवांटेड है. He is Binay who is my brother. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटेसिडेंट के बीच में एंड की कोई आवश्यकता नहीं है. क्यों, एक तरीके से कॉमा भी कंजक्शन का काम कर रहा है और हु का भी काम वही है ना कि वो जोड़ रहा है. रिलेटिव प्रोनाउन का एक रोल ये भी होता है कि वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. माइल्ड रूप से आप उसको कंजक्शन भी बोल सकते हो. ही इज बिनय हु इज माई ब्रदर. नेक्स्ट वन इज, अगला करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. बट इफ टू रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एंड एंटेसिडेंट. लेकिन किसी एंटेसिडेंट के लिए, अब एंटेसिडेंट क्या होता है, एंटेसिडेंट होता है नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड. एक संज्ञा या संज्ञा जैसे ही काम करने वाला कोई शब्द. ठीक है, टू रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एन एंटेसिडेंट एंड इज यूज्ड बिफोर द सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुए हैं तो एंड का प्रयोग दूसरे वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हो सकता है. पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को. साहिल कपूर इज अ पॉपुलर एक्टर. साहिल कपूर कौन है, एक बहुत ही मशहूर कलाकार है. हु लिव्स इन मुंबई एंड हु वांट्स टू हेल्प द हेल्पलेस. जो मुंबई में रहता है और जो असहाय लोग हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, उनकी मदद करना चाहता है. ठीक है, साहिल कपूर इज अ पॉपुलर एक्टर. हु, ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. हु लिव्स इन मुंबई एंड हु वांट्स, रिलेटिव प्रोनाउन दो बार आया है. एक तो पहला वाला रिलेटिव प्रोनाउन आपका ये हो गया एंड सेकंड वाला रिलेटिव प्रोनाउन ये हो गया. रूल क्या कहता है, अगर कोई एंटेसिडेंट के दो रिलेटिव प्रोनाउन है, अभी आप इसको एंटेसिडेंट बोल सकते हो. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साहिल कपूर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब पॉपुलर एक्टर कौन है,
साहिल कपूर है ना। और अ पॉपुलर एक्टर के लिए बाकी के दो स्टेटमेंट आए हैं। कौन से स्टेटमेंट? कि वो मुंबई में रहता है, जो गरीब लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो एंटेसिडेंट एक है, इस एक एंटेसिडेंट के लिए 2 बार हु का प्रयोग हुआ है, और रूल कहता है कि सेकंड वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़िए, थोड़ा एकाग्र होकर पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, इतना कठिन नहीं है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, साहिल कपूर इज अ पॉपुलर एक्टर। साहिल कपूर एक पॉपुलर एक्टर है जो कि मुंबई में रहता है, एंड हु जो हेल्प करना चाहता है। तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन के लिए पहले यहाँ एंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड लगाइए, सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज सेम है, एग्जाम्पल में थोड़ा सा एरर क्रिएट किया गया है। साहिल कपूर कौन है? इज अ पॉपुलर एक्टर हु लिव्स इन मुंबई हु वॉन्ट्स टू हेल्प हेल्पलेस। यहाँ पर साहिल कपूर एक नाउन हो गया, अ पॉपुलर एक्टर एंटेसिडेंट है जो कि साहिल कपूर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हु एक पहला रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, एंड ये वाला हु दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है। रूल के अकॉर्डिंग एंटेसिडेंट दो रिलेटिव प्रोनाउन, एंटेसिडेंट जो है वो 2 रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो सेकंड वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहाँ पर एंड आना चाहिए था, नहीं है, इनकरेक्ट है। साहिल कपूर इज अ पॉपुलर एक्टर एंड पहले वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नहीं, यहाँ चाहिए था एंड। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद है आप इसको समझ गए हो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अब मुझे सवाल करना है, फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? ठीक है, मैं किससे सवाल करूंगी? फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? द चिल्ड्रन, यानी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है? हु का, सॉरी, किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और सब्जेक्ट को सवाल करना है तो हु से किया जा सकता है। हु आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हु के बाद आर भी आ सकता है, हु के बाद इज भी आ सकता है, डिपेंड करता है हु का प्रयोग किसके लिए हो रहा है। ठीक है, हु आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट के सहायता से, व्हाट जो है आगे पढ़ेंगे हम, प्राइमरीली व्हाट जो है प्राइमरीली ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग। बच्चे क्या खेल रहे हैं? जवाब क्या आएगा? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हुम नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को सवाल ही नहीं कर रहे हैं। हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। हुज क्या होता है? हुज जो होता है वो पजेसिव केस है। ठीक है, हुज का अर्थ क्या होता है? किसका। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और मुझे पूछना है ये पेन किसका है, कैसे बोलूंगी मैं? हुज पेन इज दिस। ये पेन किसका है, तो किसका वाला भाव कहाँ से आने वाला है? हुज शब्द से आने वाला है। आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। He has invited his friends. He has invited. हमको ये क्वेश्चन चाहिए कि उसने, सॉरी, हाँ, उसने किसको बुलाया है, उसने किसको आमंत्रित किया है। ठीक है, His friends क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो whose किसका नहीं होगा, हम who की बात कर नहीं रहे हैं। Who has he invited? Whom has he invited? ये ज्यादा बेटर रहेगा। Who सब्जेक्ट के बारे में बात हो नहीं रही है ना, किसने इनवाइट किया, तो who, ही ने इनवाइट किया है।
ठीक है, लेकिन किसको इनवाइट किया ये पूछना है, तो whom has he invited, यानी उसने किसको बुलाया। क्यों whom लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है whom, और हमारा सवाल ही वही है कि किसको बुलाया है। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दैट कार इज माइन, किसकी कार है वो, पॉजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चाहिए आपको। ठीक है, हु इज दैट कार, वह कार कौन है, वो कार क्या इंसान है क्या, वो कार क्या व्यक्ति है क्या, जो हम उसको हु से सवाल कर रहे हैं, है ना। वो कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल भी नहीं प्ले कर रही है, किसका है ये बोलना है। सही क्या होगा, whose is that car, वह कार किसकी है, whose car is that, ये भी सही होता है। नेक्स्ट वन इज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में प्रिपोजिशन के बाद whom का प्रयोग यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है। whom क्या है, whom भी ऑब्जेक्टिव केस ही है, बट प्रिपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो प्रिपोजिशन के बाद who शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि who क्या है, सब्जेक्ट को एक तरीके से बताता है। बाय whom शब्द का अर्थ क्या होता है, किसके द्वारा। By whom was the Mahabharata written? महाभारता किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, let's see. By whom महाभारता, by whom was the Mahabharata written? By who नहीं चाहिए, by who was the Mahabharata written, इनकरेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अगला है बट व्हेन प्रिपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड, लेकिन जब प्रिपोजिशन एंड में यूज किया हो, जैसे यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, हु इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हु का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया जा सकता है। कैसे, हु वाज द महाभारता रिटन बाय, एंड में क्या आया है, प्रिपोजिशन आया है, बाय क्या है, प्रिपोजिशन है, उस समय में हु का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में आप कर सकते हो। Who was the महाभारता written by, इसका हिंदी अनुवाद भी सेम ही होगा कि ये जो महाभारत है, ये जो काव्य है, हमारा ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, Who are you talking to, ये क्या है, प्रिपोजिशन है। अगर एंड में प्रिपोजिशन है तो स्टार्टिंग में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग पक्का कर सकते हो। Who are you talking to का मीनिंग क्या होगा, आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज, विच का प्रयोग होता है टू फाइंड आउट, पहले तो विच का प्रयोग होता है चुनाव के लिए, सेंस सिलेक्शन का आता है। ठीक है, उसी प्रकार से विच का प्रयोग टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड चॉइस। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। ठीक है, करेक्ट है। विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, इनमें से कौन सी पेन आपको ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रूल है, जैसे थोड़ी देर पहले सेम देखा था कि व्हाट का प्रयोग प्राथमिकता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट क्या है ये देखने के लिए। हमने देखा है ना, अगर आपने कभी वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब को व्हाट या हुम से सवाल करते हैं। ज्यादातर बार व्हाट से ही जवाब मिल जाता है, जब नहीं मिलता है तब हुम से मिल जाता है। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, आज आपने क्या लिया है, तो मैं जवाब दूंगी आई हैव बॉट अ कार, आज मैंने कार लिया है, आई हैव कार। ठीक है, आज मैंने 1 किलो ब्रिंजल लिया है, 1 किलो बैंगन लिए हैं, आई हैव बॉट अ केजी ऑफ ब्रिंजल्स। ठीक है, तो What have you bought today, आज आपने क्या लिया है, तो जवाब में क्या आया, I have bought a kg of brinjals, यानी 1 किलो बैंगन लिया है। तो 1 किलो बैंगन क्या है आपका, 1 किलो बैंगन है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, What have you bought today? What is your father? My father is a doctor, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। My father is
एन आर्मी ऑफिसर, मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। तो माई फादर इज के बाद क्या आ रहा है, एन आर्मी ऑफिसर, एन आर्मी ऑफिसर, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। ओह माय गॉश, हमारे सारे रूल प्रोनाउन के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन का टॉपिक फिनिश्ड। यहाँ से क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। 35 हो चुके हैं, 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। तो आप क्या करिए ना, पेन एंड बुक लेकर बैठिए। आई थिंक 25 क्वेश्चंस है। 25 में से आपके कितने सही आते हैं वो कैलकुलेट करिए एंड फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सही आए, आपका स्कोर क्या रहा। अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूँगी कि पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखना और फिर आप एक बार सॉल्व करके स्कोर बताना, ठीक है। ओके, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी देयर ओन लंच टू स्कूल। ईच ऑफ द बॉयज का अर्थ क्या है, प्रत्येक लड़के को। हो सकता है क्लास में 50 बच्चे हैं, अब लड़के हैं, क्लियरली मेंशन किया है बॉयज, प्रत्येक लड़के को, लड़के को। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी, मस्ट कैरी यानी लाना ही पड़ेगा, देयर ओन लंच बॉक्स टू स्कूल, देयर ओन लंच टू स्कूल, यानी प्रत्येक लड़के को अपना खुद का खाना, सुबह का खाना लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मस्ट एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो अनिवार्यता, कंपल्शन को बताता है, ठीक है। अब ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी, देयर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दे होता तो आप पजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हीज ओन लंच टू स्कूल। हीज का प्रयोग ज्यादा सही है, ठीक है। सही जवाब कौन सा होगा, सी, देयर की कोई आवश्यकता नहीं है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ना ही बच्चों ने, यानी ना ही टीचर ने और ना ही स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। अब कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं नीदर नॉर से, कंजक्शन में पढ़ा था ना हमने कि नीदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ये हो गया नीदर नॉर। पहला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। दूसरा सब्जेक्ट कैसा है, दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल है। अब दो सेंटेंस नीदर नॉर से अगर जुड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अनुसार लगती है, सेकंड वाले वर्ब के अनुसार, जो वर्ब है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर वर्ब का जो करीबी सब्जेक्ट है। वर्ब अग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, हैज की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ना ही टीचर ने और ना ही किसने, स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया है, ठीक है। हैव आएगा ना कि हैज। शी एंड मी वेंट टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर, स्पॉट द एरर के सवाल है ये, वो और मैं। शी एंड मी वेंट टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर्स लास्ट इवनिंग, कल शाम को, लास्ट इवनिंग यानी कल शाम को, मैं और वो हम मंदिर गए थे। क्यों, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना पूजा करने के लिए, ठीक है।
सो शी एंड मी ये सेंटेंस में किस रूप में है? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, तो शी तो ठीक है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है। शी एंड आई ये सही होगा। शी एंड आई वेंट टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर्स लास्ट इवनिंग। अगला सवाल, द मैन whom you said would come today has not yet arrived। क्या गलती होगी इस सेंटेंस में? द मैन कौन है? सब्जेक्ट है। और whom किसके लिए यूज किया जाता है? whom जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं? who। द मैन who you said, the man who you said। ठीक है, कौन सा हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा? द मैन, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। वन शुड बी केयरफुल अबाउट देयर एक्शंस इन पब्लिक लाइफ टू मेंटेन डिग्निटी। एक को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने कृत्य, अपने एक्टिविटीज, अपने कर्म को जरा ध्यान देना पड़ेगा, जरा केयरफुली संभल कर करना पड़ेगा। एक को पब्लिक यानी क्या बोलते हैं, पब्लिक लाइफ में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए अपने कृत्यों, एक्टिविटीज, कर्मों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो वन हमने शायद ये प्रोनाउन के पार्ट 2 में पढ़ा है, लास्ट थर्सडे का क्लास देखना आप। वन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो उसका कैसे बनता है? रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ बन जाता है, तो पॉजेसिव में क्या बनता है? वंस बनता है। वन शुड बी केयरफुल अबाउट, देयर नहीं आएगा, अगर दे है तो देयर हो सकता है, तो वन का पॉजेसिव केस क्या बनेगा? वंस। अब ये वंस ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका मीनिंग होगा एक टाइम पे, एक बार, तो ये वन एपोस्ट्रोफी एंड एस, वंस। वन शुड बी केयरफुल अबाउट वंस एक्शन। सो सही जवाब कौन सा है हमारा? वन शुड बी केयरफुल अबाउट बी। नेक्स्ट वन, द डॉग वैग्ड इट्स टेल एज सून एज इट सॉ इट्स ओनर। वैग्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार देखा होगा ना अपने रियल लाइफ में या किसी शॉर्ट या टीवी पर या यूट्यूब पर कि डॉग जो होते हैं वो एक्साइटमेंट में, हर्ष में आकर कभी कभी अपना पूंछ हिलाते हैं। तो यहाँ पर वैग्ड शब्द का अर्थ वही है कि डॉग जो है अपने मालिक को बहुत टाइम के बाद देख रहा है शायद, इसीलिए वो अपनी पूंछ को हिला रहा है एक्साइटमेंट में आकर। Excuse me. The dog wagged its। अब इट्स क्या है? इट्स जो है इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड जो आप पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो वो ऐसा होता है बिना एपोस्ट्रोफी एस के। सो ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं है। द डॉग वैग्ड इट्स, ये है आपका पॉजेसिव केस, इट्स। एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी को हटा दीजिए। रमेश इज वन ऑफ दोज बॉयज, रमेश उन लड़कों में से एक है हु ऑलवेज कंप्लीट्स हिज ओन वर्क ऑन टाइम, जो कि अपना कार्य समय पे पूरा करता है। ठीक है, वन ऑफ के साथ हम क्या यूज करते हैं? वन ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आने वाला वर्ब क्या है? इसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो वन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज। ठीक है, वर्ब सही से आया है। ठीक है, अब
ये हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस हु का प्रयोग हुआ है इस बॉयज शब्द के लिए। ये बॉयज शब्द क्या है? प्लूरल है। ओके, रमेश इज वन ऑफ दोज बॉयज हु, Ramesh is one of those boys who always completes, who always completes। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर completes नहीं आना चाहिए, क्योंकि बॉयज आपका प्लूरल है, तो फिर आपने वर्ब कैसे प्लूरल ले लिया? कंप्लीट ही चाहिए था सिर्फ। सो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं लिखेंगे, इट डिपेंड करता है कि सेंटेंस आगे का कैसे है, बट दिस इज कंफर्म कि वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, रमेश इज वन ऑफ दोज बॉयज हु ऑलवेज कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। सो कौन सा हमारा जवाब सही होगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अगला सवाल है, नीदर सीता nor her sisters have bought her bag। नीदर नॉर के साथ दो पार्ट जुड़ रहे हैं, नीदर नॉर, ये हो गया सिंगुलर पहला वाला सब्जेक्ट, हर सिस्टर्स में दूसरा वाला जो है वो हो गया प्लूरल। ठीक है, और नीदर नॉर में क्या होता है? वर्ब जो है वो अपने करीब वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। वर्ब यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल आया है, फिर आगे गड़बड़ हुई है, नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स, ये प्लूरल है ना, यहाँ पर भी प्लूरल चाहिए था। नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव बॉट देयर बैग, ना ही सीता ने ना ही उसकी बहनों ने अपना बैग लाया था। हर बैग, इस एग्जाम्पल को जैसे यहाँ पर प्लूरल आया है वैसे सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज क्रिमिनल, वन ऑफ द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, ये भी कह सकते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, यानी एक विद्यार्थी, वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स भी लिखा जा सकता है, वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। 10 में से एक विद्यार्थी कैसा है? ऑनेस्ट है, इसलिए वन ऑफ के बाद वहां पर आपका वर्ब सिंगुलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल आया है। ठीक है,
होप द साउंड इज ओके नाउ. यस. यस. 5 sisters blamed each other. तो 2 से ज्यादा है तो वन अनादर का प्रयोग करिए. सिर्फ 2 है तो ईच अदर का प्रयोग आप कर सकते हो. किचन में गड़बड़ हो गया था, मेस फैला. मेस यानी क्या? जो भी उथल फुथल है, गंदगी है, फैला रखा है सामान, उसको सबको आप मेस कह सकते हो. लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, तब भी मेस वर्ड यूज किया जाता है. मेस के अलग अलग मीनिंग है. जहां पर हॉस्टल के बच्चे खाना वगैरह खाते हैं उसको भी मेस ही बोलते हैं ना, तो वो मेस अलग है. परेशानियां, उलझने, उथल फुथल, फैला रखा है कुछ भी, उसको भी मेसी कहते हैं. जैसे आप बोलते हो ना जीवन में रायता फैला रखा है, तो वो रायता को भी इंग्लिश में यहाँ पर मेस वर्ड बोल सकते हो आप, कि लाइफ में बहुत मेस है. ठीक है. मेस के अलग अलग मीनिंग है, डिपेंड करता है आप कौन से सिचुएशन में, कौन से भाव से यूज कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट होमवर्क बाय फ्राइडे. फिल इन द ब्लैंक है. प्रत्येक बच्चे को, यानी अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से प्रत्येक को अपना होमवर्क सेंड करना है. क्या? सबमिट करना है. ठीक है. देयर तो आएगा नहीं. ठीक है. क्यों? दे होता तो देयर आता. इसका मीनिंग होता है देयर यानी वहां, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता है. हर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कहाँ लिखा है लड़कियों को बोला जा रहा है. हीज और हर सही है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट हीज और हर होमवर्क बाय फ्राइडे. बाय फ्राइडे शब्द का अर्थ क्या है? फ्राइडे तक. ठीक है. अगला सवाल है, नीदर रीना नॉर हर सिस्टर्स ब्रॉट बुक्स. हमने क्या पढ़ा है? नीदर नॉर के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? वर्ब जो है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है. हर सिस्टर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है. ब्रॉट, अब यहां पर भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे लगने वाला है? प्लूरल ही लगेगा. हर नहीं, हीज तो बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि बात लड़कियों की चल रही है. आर नहीं, देयर, उनकी किताबें. इट वॉज फिल इन द ब्लैंक हु इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल. वो आप थे. ठीक है. नहीं, वो मैं थी जिसने प्रिंसिपल को बताया आपके शैतानी के बारे में. ठीक है. सो क्या आएगा? इट वॉज माई सेल्फ, इट वॉज माइन नहीं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई बात नहीं चल रही है और ना ही पॉजेसिव की बात चल रही है. पॉजेसिव प्रोनाउन की भी बात नहीं चल रही है. फिर क्या होगा सही जवाब? वो मैं थी सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा. इट वॉज आई हु इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल. वो मैं थी जिसने प्रिंसिपल को बताया चोरी के बारे में. दिस इज द स्टूडेंट ऐसे वन द फर्स्ट प्राइज. ये वो बच्चा है जिसका ऐसे फर्स्ट प्राइज मिला है. ठीक है. ना तो बात सब्जेक्ट की हो रही है, ना ऑब्जेक्ट की हो रही है, ना चुनाव की हो रही है. किसकी हो रही है? सेंस ये है कि ये वो बच्चा है जिसका निबंध ने पहला इनाम जीता है. हुज, किसका, जिसका, जो भी है. नेक्स्ट वन, द कैप्टन एंड द कोच. द कैप्टन क्या है? एक नाउन हो गया. द कोच क्या है? दूसरा हो गया. ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है. एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा ना. द कैप्टन, लेकिन सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है. द कैप्टन एंड द कोच एक्सप्रेस्ड हीज. अकेले का थोड़ी हो रहा है, दोनों का हो रहा है. आर हम लोगों का थोड़ी नहीं हो रहा है. इट्स क्या है यहाँ पर? इट्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है. किसका होगा? 20. देयर द कैप्टन एंड द कोच एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन अबाउट द मैच. कैप्टन और कोच ने मैच के बारे में अपना राय शेयर किया, साझा किया. 21. रिया एंड फिल इन द ब्लैंक वेंट टू द मार्केट. क्या होगा? ये क्या है? रिया एंड ये सब्जेक्ट है. अगर ये सब्जेक्ट है तो
हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव ही चाहिए। रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट, रिया और मैं बाजार गए थे। एवरीवन प्रेज्ड द प्लेयर्स फॉर परफॉर्मेंस, प्रत्येक ने खिलाड़ियों का जो प्रस्तुतिकरण था उसके ऊपर तारीफ की। ठीक है, एवरीवन तो प्रत्येक है, लेकिन ये प्रोनाउन किसके लिए लग रहा है? प्लेयर्स के लिए लग रहा है। तो क्या सही होगा बताइए? प्लूरल कौन सा पार्ट सही है? एवरीवन प्रेज्ड द प्लेयर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। 23 he told you to leave early, he told क्या होगा 23 में? he told। अब told क्या है? वर्ब है। ठीक है, हमने रूल पढ़ा था प्रोनाउन के पहले क्लास में कि वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, he told you and me, आई नहीं आएगा, पजेसिव प्रोनाउन माइन भी नहीं आएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव केस आएगा। he told you and me to leave early, उसने आपको और मुझे कहा कि जल्दी जाइए। You can choose either of the pens, either of का सेंस क्या है? दो में से एक। ये भी लास्ट प्रोनाउन के क्लास में यानी पिछले थर्सडे में पढ़ा था, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। You can choose either of the pens, either is fine, यानी क्या मीनिंग हो गया? दोनों, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लोगे ना तो भी ठीक ही है। It is not you but she who is to blame. It is not you but she who is to blame. वो आप नहीं हो लेकिन वो लड़की है जिसको ब्लेम करना चाहिए। isn't क्या आया है? ये isn't she, ठीक है, isn't she होगा यहाँ पर 25। क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। एंड दिस इज इट। आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए और अब तक की जितने भी हमारे क्लासेस हुए उन सब का पीडीएफ हो गया या सेम क्वेश्चंस को आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में अगर खुद सॉल्व करके देखने हैं और चेक करना है कि मुझे इंग्लिश के ये वाले टॉपिक में कितना स्कोर आ रहा है, कितनी और मेहनत करना बाकी है, तो ये एक टेस्ट सीरीज है जहां पर प्राइज ना के बराबर है, इजंट इट? तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉट ओनली इंग्लिश के, मैथ्स के, फिर फिजिक्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, इंग्लिश के, सारे सब्जेक्ट के जितने भी आप वीडियोस देखते हो। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आप न्यू हैं इस चैनल के ऊपर तो प्ले स्टोर में जाना है, माई राइजिंग इंडिया टाइप करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, अपने सारे डिटेल्स फिल करके साइन इन करना है, अकाउंट बनाना है। ठीक है, अगर कौन सा क्लास का अपडेट कब आ रहा है, कब सर ने वीडियो पोस्ट किया है, ये सारी जानकारी भी आप चाहते हैं तो सरकारी नौकरी अपडेट सारे सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ही, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलता रहेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे। ओके, कोई भी अन्य जानकारी अगर आप चाहते हो तो ये हेल्प डेस्क का नंबर है,
टीम बैठी है आपके क्वेश्चन का, आपके कॉल का, आपके क्वेश्चन की राह देख रही है। तो कॉल करिए, थोड़ा परेशान करिए यानी सवाल पूछिए और समाधान प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हियर टिल एंड। कमेंट सेक्शन में बताना है 25 में से आपका स्कोर कितना है। देखूंगी मैं कितने बच्चों ने 25 में से कितने करेक्ट किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्रोनाउन आज फिनिश हो गया है आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। यस।